मैं ज़रा बात करता हूँ कि एनसीईआरटी कहती है कि जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो डाउनहिल होगा विथ रिस्पेक्ट टू द रेडॉक्स पोटेंशियल। दिस वन इज P680 and this one is the primary electron acceptor phosphated. This one is P700 and this is iron sulfur protein complex as a primary electron acceptor. यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होके ऊपर की तरफ जा रहा है तो एनर्जी के रिस्पेक्ट में वो अपहिल मूवमेंट है। एनर्जी के रिस्पेक्ट में वो अपहिल मूवमेंट है। जब यहाँ से ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अभी अभी हमने देखा कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होंगी। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो एनर्जी के रिस्पेक्ट में ये डाउनहिल मूवमेंट है। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स एंड नीट के सुपरस्टार्स, स्वागत है आपका नीट बाय स्पार्क में। मैं हूँ आपका मेंटर नीट बाय स्पार्क। तो टॉपिक ये है कि कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ फोटोसिंथेसिस एज वेल एज नोट से टाइम की अब हम अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में पढ़ें। बिफोर स्टार्टिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम यहाँ पे अपने दोनों फोटो सिस्टम्स के बारे में क्लियरली समझ पाएंगे कि ये जो ग्रुप ऑफ द पिगमेंट्स हैं, हाउ दे फॉर्म फोटो सिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्लियर करते हैं कि फोटो सिस्टम क्या है। इस तरह से PS1 और PS2 की लोकेशन हम क्लोरोप्लास्ट के अंदर कंफर्म करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं दोबारा से क्लोरोप्लास्ट ड्रॉ करता हूँ आपके सामने। एज वी नो कि क्लोरोप्लास्ट इज ट्रिपल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है ये। दिस वन, दिस इज थर्ड मेम्ब्रेन एंड ये जो थर्ड मेम्ब्रेन होगी इसको हमने बोला थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। दिस इज थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन एंड दिस इज द रीजन कॉल्ड एज मैट्रिक्स स्ट्रोमा। ये हो गया हमारा मैट्रिक्स। नाउ जो थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन है, सारे पिगमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे इन थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन एंड यहाँ पे ये हमने ले लिया ग्रेना रीजन। इस ग्रेना रीजन के दो पार्ट्स होंगे। इस ग्रेना रीजन को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। वन इज कॉल्ड एज एप्रेस्ड रीजन एंड अदर इज कॉल्ड एज नॉन एप्रेस्ड रीजन। एप्रेस्ड रीजन का मतलब होता है कवर्ड रीजन, धसा हुआ। इसका मतलब हो गया कि ये कवर्ड रीजन हो जाएगा और इसका मतलब हो गया कि ये एक्सपोज्ड रीजन हो जाएगा। दिस वन इज एक्सपोज्ड रीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवरी हुई थी PS1 की और ये जो PS1 होता है इसका मेन लोकेशन हो गया हमारा नॉन एप्रेस्ड रीजन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद डिस्कवरी हुई थी PS2 की। अब लॉजिकली इसको याद कैसे रखना है कि विच वन इज प्रेजेंट इन एप्रेस्ड रीजन एंड विच वन इज प्रेजेंट इन नॉन एप्रेस्ड रीजन। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि बिफोर यूज ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसको हमने लाइट माइक्रोस्कोप से डिस्कवर किया था। सॉरी, दिस non-appressed region was discovered by light microscope। तो जब साइंटिस्ट के पास लाइट माइक्रोस्कोप थी तो वो सिर्फ और सिर्फ क्लोरोप्लास्ट के कुछ एरिया तक ही विजुलाइज कर पाते थे और उन्होंने जो नॉन एप्रेस्ड रीजन ऑफ क्लोरोप्लास्ट है, जो वेल एक्सपोज रीजन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट था, वहां तक रेजोल्यूशन पेनेट्रेशन लाइट माइक्रोस्कोप का गया एंड दिस वाज द केस कि फर्स्ट टाइम जब डिस्कवरी हुई थी तो PS1 की डिस्कवरी हुई थी। इट वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट आफ्टर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एग्जिस्टेंस में आ गई तो उसका रेजोल्यूशन पावर इतना ज़्यादा था कि वो एप्रेस्ड रीजन, धसे हुए रीजन, वो भी पेनेट्रेट कर पाया और वहाँ पे जाके हमने PS2 को डिस्कवर किया।
तो ये जो फोटो सिस्टम्स हैं इनकी डिस्कवरी मैं आपको समझा चुका हूँ किस तरह से इनकी डिस्कवरी हुई है। व्हाट आर दीज फोटो सिस्टम्स? अब ये करते क्या है? अगर हम इन फोटो सिस्टम्स की बात करें तो इनका जो लोकेशन होगा ये हो गए हमारे फोटो सिस्टम, एंड दिस फोटो सिस्टम इज द ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स। यहाँ पे होंगे ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स, along with group of pigments there are proteins। यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स होंगी जो इनको बाइंड करके रखेंगे। तो इन दोनों को मिला दिया तो ये बनता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का कॉम्पोजिशन, एंड ऑफ कोर्स इसकी जो लोकेशन होगी दैट लोकेशन इज थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। अब इन फोटोसिस्टम्स में क्या क्या चीज़ें होंगी इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर देना है। फोटोसिस्टम में दो चीज़ें होती हैं, वन इज कॉल्ड एज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटीनी और एंटीना मॉलिक्यूल्स, और दूसरा होता है यहाँ पे रिएक्शन सेंटर। ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस होंगे या एंटीनी मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ पे दो चीज़ें होंगी, देयर विल बी द कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन्स, और इन कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन्स के साथ मिलके जो बाइंड करेगा वो होंगे हमारे पिगमेंट्स। तो ये हो गए हमारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, और यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ द पिगमेंट्स, जैसा कि हमारी एनसीईआरटी लिखती है, हंड्रेड्स ऑफ द पिगमेंट्स आर प्रेजेंट अलॉन्ग विद द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। इसमें होगा हमारा क्लोरोफिल बी, यहाँ पर होंगे हमारे ज़ैंथोफिल्स, और यहाँ पर होंगे हमारे कैरोटीनॉइड्स। दीज आर कैरोटीनॉइड्स, एंड दिस इज द रिएक्शन सेंटर। इसको हम कहते हैं प्राइमरी फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर। अब ये क्या चीज़ है? एनसीईआरटी कहती है कि ये स्पेशल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए है। दिस इज स्पेशल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए जो रिएक्शन सेंटर का, एंड डिस्कवरी के बेसिस पे दो तरह के फोटोसिस्टम्स होते हैं, बट फंक्शन के बेसिस पे PS2 दैट इज सेकेंड फोटोसिस्टम पहले काम करेगा, एंड PS1 ये काम बाद में करता है। इसमें लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस होंगे या एंटीना मॉलिक्यूल्स होंगे, इट्स अ कॉमन, और यहाँ पे जो रिएक्शन सेंटर होगा दैट इज कॉल्ड एज P680 स्पेशल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। और ये जो स्पेशल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए होगा, यहाँ पे जो मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होनी है वो होनी है 680 नैनोमीटर की लाइट की। मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन जो होगी वो होगी 680 नैनोमीटर के लाइट। तो ये मैंने बता दिया, एंड PS2 इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये हो गया लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, और यू कैन से एंटीना मॉलिक्यूल। ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2 था, और ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 1 है, प्लस यहाँ पे होगा रिएक्शन सेंटर, एंड दिस रिएक्शन सेंटर इज P700 अब्जॉर्प्शन मैक्सिमा। मैक्सिमम लाइट जो अब्जॉर्ब करेगा ये वो करेगा 700 नैनोमीटर की लाइट। तो हमने अभी फोटो सिस्टम्स के बारे में जाना, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। और जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है इसमें हम नॉन साइक्लिक एज वेल एज साइक्लिक दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पर एक बेसिक फंडामेंटल बता दूँ। मेटाबॉलिज्म का जो बेसिक फंडामेंटल है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि देयर इज कपल्ड रिएक्शन ऑलवेज। सेल के अंदर जो भी रिएक्शंस होते हैं वो कपल्ड होते हैं, नॉट आइसोलेटेड। लाइक अगर एक रिएक्शन चल रही होगी, लाइक यहाँ पे केमिकल ए केमिकल बी में कन्वर्ट हो रहा है, उसके पैरेलल में एक और रिएक्शन चलेगी, एक्स और वाई का भी कन्वर्जन हो रहा होगा। देर आर टू टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस। एक मेटाबॉलिक रिएक्शन वो होगी जिसमें एनर्जी रिलीज होगी, और एक मेटाबॉलिक रिएक्शन वो होगी जिसमें एनर्जी कंज्यूम होगी। यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज है। सो रिएक्शन वन इज कॉल्ड एक्सर्गोनिक
रिएक्शन जिसमें कि एनर्जी रिलीज होगी, डेल्टा जी विल बी नेगेटिव, एंड रिएक्शन 2 इज कॉल्ड एज एंडरगोनिक रिएक्शन। गिव्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव होगी, मतलब कि उस एनर्जी के लिए, उस रिएक्शन के लिए एनर्जी यूज होगी। विदाउट इनपुट ऑफ एनर्जी वो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। अब चाहे मैंने आपको एक बेसिक फंडामेंटल ये बता दिया कि कोई भी रिएक्शन हो, वेदर वो रेस्पिरेशन का हो या फोटोसिंथेसिस का हो, कभी भी सेल के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं वो कभी आइसोलेटेड नहीं हो सकते। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन नॉट बी आइसोलेटेड, दे आर ऑलवेज कपल्ड। एक रिएक्शन चलेगी, एनर्जी रिलीज होगी, उसके पैरेलल में दूसरी एनर्जी रिएक्शन चलेगी जो एनर्जी कंज्यूम करेगी। इस तरह से ये रिएक्शंस आपस में बैलेंस होते हैं। तो लाइक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हम यहाँ पे दो तरह के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ेंगे। एज आई टोल्ड यू कि जो भी रिएक्शन सेल के अंदर चलेगी वो कपल्ड होती है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल बी कपल्ड। अब दो तरह का हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये मैंने लिख दिया नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इट इज coupled with non-cyclic photophosphorylation. It is coupled with non-cyclic. It is coupled with non-cyclic photophosphorylation. एंड जैसा कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, यू आर वेल फैमिलियर अबाउट फॉस्फोराइलेशन। इफ़ यू आर फैमिलियर अबाउट फॉस्फोराइलेशन तो आप बिल्कुल भी फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में भी क्लियर होंगे। तो एक रिएक्शन होगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और दूसरी रिएक्शन होगी वहाँ पे फॉस्फोराइलेशन, और इस तरह से ये दोनों रिएक्शंस कपल्ड होने वाले हैं। द लोकेशन ऑफ दिस इज ग्रेना रीजन। ये जो रिएक्शन चलने वाली है इट विल रन इन द ग्रेना रीजन ऑफ थायराइड मेम्ब्रेन, और यहाँ पे दोनों ही फूड सिस्टम्स काम करेंगे। यू वेल नो अबाउट दिस। अब ये अगर दोनों फूड सिस्टम्स को काम करना है तो इनका जो अरेंजमेंट है वो मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे ये हो गया हमारा P680, and P680 is the reaction center of food system 2, और इसको सराउंड करके रखा हुआ है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में। इसको सराउंड करके रखा हुआ है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में। इट इज़ लाइक कि एक बॉल है, ये एक बॉल हो गया, इस बॉल के सेंटर में रिएक्शन सेंटर होगा, और इसको चारों तरफ से, इस रिएक्शन सेंटर को चारों तरफ से लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस ने अलॉन्ग विद द पिगमेंट्स घेर रखा होगा। व्हेनेवर लाइट विल कम, कहीं से भी अगर सनलाइट आती है तो सबसे पहले लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस उसको रिसीव करेंगे, एंड दे विल फनल दैट एनर्जी, द वाइडर वेवलेंथ ऑफ द एनर्जी, दे विल फनल दैट एनर्जी टू द रिएक्शन सेंटर, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब यहाँ पे एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है जिसका नाम हमारी एनसीईआरटी में नहीं दिया है, एडिशनली मैं बता रहा हूँ, बट एनसीईआरटी ने इशारा इसकी तरफ किया है। दैट इज कॉल्ड एज फियोफाइटिन, एंड दिस वन इज P700। ये हमारा रिएक्शन सेंटर हो गया फॉर photosystem 1, and it is also get surrounded with light harvesting complex। ये हो गया हमारा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2, और ये हो गया हमारा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 1। इसमें जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा दैट इज कॉल्ड एज FeS प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स। इसके बारे में भी एनसीईआरटी में कहीं लिखा हुआ नहीं। एंड दिस वन इज फोटोसिस्टम 2, ये हो गया हमारा फोटोसिस्टम 2, एंड दिस वन इज फोटोसिस्टम 1। नाउ व्हाट हैपन्स कि एज सुन एज लाइट सनलाइट यहाँ पे आएगी, ये हो गया हमारा फोटोन।
ये आ गई हमारी सनलाइट। लाइट के आते ही यहाँ से अब क्या होगा कि लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद रिएक्शन सेंटर जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है उसका इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइट होगा और न्यूक्लियस के पास वाले ऑर्बिटल से न्यूक्लियस के दूर वाले ऑर्बिटल में जाएगा, फार्दर ऑर्बिटल ऑफ द न्यूक्लियस, वहां पे ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके चला गया एंड दिस इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सेप्टेड बाय फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ दिस फर्स्ट सिस्टम सेकंड एंड द नेम ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज, आप बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू, आप मुझे बता दो कि इसका फुल फॉर्म क्या है अनटिल अनलेस कि मैं आपको बताऊं। तो दिस इज कॉल्ड एज फियोफाइटिन। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होगा एनर्जी के रेस्पेक्ट में डाउनहिल मूव करेगा, अब तक इलेक्ट्रॉन एनर्जी के रेस्पेक्ट में अपहिल मूव कर रहा था। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन विल गोज, अब एनसीईआरटी यहाँ पे जो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है उसमें लिखती है कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो कि थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन पे बाहर की तरफ है, मतलब वो बात कर रही है फियोफाइटिन की, इट विल ट्रांसफर दिस इलेक्ट्रॉन नॉट टू अ इलेक्ट्रॉन कैरियर बट टू अ हाइड्रोजन कैरियर। तो जैसे ही प्लास्टोक्विनोन को ये इलेक्ट्रॉन मिलेगा, प्लास्टोक्विनोन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, बट प्लास्टोक्विनोन इज एक्चुअली हाइड्रोजन कैरियर। अब अगर प्लास्टोक्विनोन के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो प्लास्टोक्विनोन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये हो गया हमारा प्लास्टोक्विनोन। एंड सिंस दिस प्लास्टोक्विनोन इज अ हाइड्रोजन कैरियर, तो अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करेगा कि स्ट्रोमा रीजन से अब यहाँ पर एक पुल कर लेगा H प्लस, दैट इज प्रोटॉन, एंड इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन मिल के अब ये जो प्लास्टोक्विनोन होगा इट विल कन्वर्ट इनटू HPQ, दैट इज हाइड्रोप्लास्टोक्विनोन, या फिर ये कन्वर्ट हो गया प्लास्टोक्विनॉल में। द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ प्लास्टोक्विनोन इज कॉल्ड एज प्लास्टोक्विनॉल। एनसीईआरटी लिखती है कि यहाँ से जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है इट विल ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज कंसिस्टिंग ऑफ साइटोक्रोम्स। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी ओपन करो, यहाँ पे साइटोक्रोम नहीं बल्कि साइटोक्रोम्स की बात की गई है। इट मीन्स कि मोर देन वन साइटोक्रोम्स होंगे। क्या होगा वो, ये हो गया हमारा साइटोक्रोम B6 और ये हो गया हमारा साइटोक्रोम F, मतलब दो साइटोक्रोम्स हो गए और दो साइटोक्रोम्स जब आपस में मिलेंगे तो इट इज कॉल्ड एज साइटोक्रोम B6F का कॉम्प्लेक्स। तो ये यहाँ पर साइटोक्रोम का कॉम्प्लेक्स बैठा हुआ है। अब यहाँ से जो हाइड्रोप्लास्टोक्विनोन है इट विल ट्रांसफर दिस हाइड्रोजन एटम, इसको पूरा का पूरा हाइड्रोजन एटम इस साइटोक्रोम को जाएगा और साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास जब हाइड्रोजन का एटम जाएगा तो हाइड्रोजन के एटम को साइटोक्रोम में ऑक्सीडाइज कर दिया जाएगा, प्रोटॉन अलग और इलेक्ट्रॉन अलग। दिस इलेक्ट्रॉन विल गो टू अ इलेक्ट्रॉन कैरियर। एनसीईआरटी अपने केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में लिखती है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ प्रेजेंट है, दैट इज एज पर हमारी एनसीईआरटी के डेटा को अगर हम पहले देखें तो दिस इज द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कॉल्ड एज फियोफाइटिन। ये मेम्ब्रेन थाइलेकॉइड के मेम्ब्रेन में बाहर की तरफ है, मतलब स्ट्रोमा साइड में है, एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन कैरियर विच इज प्रेजेंट टुवर्ड द इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन में लुमेन साइड की तरफ है, इसके तरफ इशारा किया एनसीईआरटी ने। Now this electron will go to the plastocyanine and from plastocyanine this electron will go to reaction center of PS1। अब हुआ क्या है इस पूरे प्रोसेस में, दिस इज द प्रोटॉन जिसको उठाया गया फ्रॉम स्ट्रोमा रीजन, इस प्रोटॉन को स्ट्रोमा रीजन से उठाया गया एंड दिस इज द प्रोटॉन विच इज रिलीज्ड इनटू ल्यूमेन ऑफ थाइलेकॉइड, थाइलेकॉइड के ल्यूमेन में रिलीज किया गया। यू हैव टू कमेंट मी कि ल्यूमेन किसको कहते हैं और थाइलेकॉइड की ल्यूमेन क्या होती है अनटिल अनलेस कि मैंने आपको केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस नहीं बताया। व्हाट नेक्स्ट, अब फोटोलिसिस ऑफ वाटर जो कि हम सेपरेटली डिस्कस करने वाले हैं,
लेट मी गिव यू ब्रीफ कि यहाँ पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का फोटोलिसिस होना है and they will convert into 4 electrons as well as 4 protons. ये 4 protons में convert हो गए plus 1 molecule of oxygen will release and that complex is called as oxygen evolving complex या water splitting complex. ये हम separate discuss करने वाले हैं, इसीलिए अभी थोड़ा wait करते हैं. Now this electron from the plastocyanine reaches to reaction center of PS1. Meanwhile, this PS1 will also receive sunlight और इसको भी यहाँ पे सनलाइट आके मिलेगी. ये हो गया सनलाइट एंड इसका भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा एंड इट विल गो टू द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड दैट प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज कॉल्ड एज आयरन सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स. वहाँ से ये इलेक्ट्रॉन फिर से डाउनहिल विथ रिस्पेक्ट टू द एनर्जी ये डाउनहिल मूव करेगा एंड यहाँ पर एक प्रोटीन होगी, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होगी. दैट प्रोटीन इज कॉल्ड एज फेराडॉक्सिन और इस फेराडॉक्सिन के साथ एक एंजाइम एसोसिएटेड होता है. दिस एंजाइम इज कॉल्ड एज FNR. आपको NCERT ओपन करनी है एंड यू हैव टू फाइंड आउट कि वेयर इज रिटन अबाउट दिस FNR और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. तो हमने ये देखा कि जो फर्स्ट फोटोसिस्टम फर्स्ट है उसके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन चला गया है. दिस इलेक्ट्रॉन गोज टू फेराडॉक्सिन, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है और वहीं पर एक एंजाइम एसोसिएटेड है फेराडॉक्सिन NADPH रिडक्टेज एंजाइम. नाउ दिस एंजाइम विल यूटिलाइज इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर स्ट्रोमा रीजन में होगा NADP+. ये हो गया NADP+. इट विल बी कन्वर्टेड इनटू NADPH. यहाँ पे ये NADPH प्लस H+ में कन्वर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम. वो भी हम सेपरेट पढ़ने वाले हैं. अब हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज रेडॉक्स पोटेंशियल एंड व्हाट इज Z स्कीम. हम यहाँ पे समझेंगे रेडॉक्स पोटेंशियल क्या होगा और Z स्कीम क्या होगी, तब जाके हमें और ज़्यादा बेटर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. अब मैं ज़रा बात करता हूँ कि NCERT कहती है कि जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो डाउनहिल होगा विथ रेस्पेक्ट टू द रेडॉक्स पोटेंशियल. दिस वन इज P680 and this one is the primary electron acceptor phosphated. This one is P700 and this is iron sulfur protein complex as a primary electron acceptor. यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होके ऊपर की तरफ जा रहा है तो एनर्जी के रेस्पेक्ट में वो अपहिल मूवमेंट है. एनर्जी के रेस्पेक्ट में वो अपहिल मूवमेंट है. जब यहाँ से ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. अभी अभी हमने देखा कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होंगी. जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो एनर्जी के रेस्पेक्ट में ये डाउनहिल मूवमेंट है. जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन फेराडॉक्सिन के पास आएगा तो एनर्जी के रेस्पेक्ट में ये डाउनहिल मूवमेंट है. अब हम रेडॉक्स पोटेंशियल की बात करते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडॉक्स पोटेंशियल? विथ रेस्पेक्ट टू redox potential, movement of electron is downhill. हमेशा रेडॉक्स पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो होता है वो डाउनहिल ही होगा. दैट इज अगर कोई स्पीसीज मैंने ले लिया कि देयर आर द 2 कैरियर मॉलिक्यूल्स, 2 पिगमेंट्स हैं, पिगमेंट A एज वेल एज पिगमेंट B. इसके ऊपर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है. It is more negative with respect to the redox potential and it is less negative, or you can say more positive. Less negative will be relatively more positive. तो मैंने आपको यहाँ पे ये बता दिया कि जो मोर नेगेटिव होगा इसमें यहाँ पर होगा लो रेडॉक्स पोटेंशियल. देयर विल बी लो रेडॉक्स पोटेंशियल.
इसका रेडॉक्स पोटेंशियल लो होगा, देयर विल बी हाई रेडॉक्स पोटेंशियल, इसका रेडॉक्स पोटेंशियल हाई होगा। इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव फ्रॉम लो रेडॉक्स पोटेंशियल टू हाई रेडॉक्स पोटेंशियल। अब इसको अगर मैं बताता हूँ कि आफ्टर रिसीविंग सनलाइट इसका रेडॉक्स पोटेंशियल लो हो जाएगा, उसके रेस्पेक्ट में इसका रेडॉक्स पोटेंशियल हाई होगा। इसके रेस्पेक्ट में इसका रेडॉक्स पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा और इसके रेस्पेक्ट में इसका रेडॉक्स पोटेंशियल ज़्यादा होगा। देन फेरेडॉक्सिन का रेडॉक्स पोटेंशियल ज़्यादा होगा और सबसे ज़्यादा अगर रेडॉक्स पोटेंशियल होगा तो वो होगा NADP+ का। दिस इज NADP+। अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा और ये कन्वर्ट होता है NADPH में प्लस मीडियम में एक प्रोटॉन रिलीज हो जाता है। इसको हम कहते हैं रेडॉक्स पोटेंशियल। दैट इज कि अगर मैं कहता हूँ कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज डाउनहिल इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल या रेडॉक्स पोटेंशियल, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लो रेडॉक्स पोटेंशियल की स्पीसीज या पिगमेंट मॉलिक्यूल होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, और जो हाई रेडॉक्स पोटेंशियल की स्पीसीज या पिगमेंट मॉलिक्यूल होगा उसके ऊपर रिलेटिवली लेस नेगेटिव है और यू कैन से मोर पॉजिटिव है, तो उसका रेडॉक्स पोटेंशियल हाई है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हमेशा जो होता है लो रेडॉक्स पोटेंशियल टू हाई रेडॉक्स पोटेंशियल होता है, जिसको हम डाउनहिल मूव कहते हैं। एनर्जी के रेस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है पहले अपहिल मूवमेंट होगा। इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है वो पहले क्या होगा, अपहिल होगा, और उसके बाद क्या होगा, डाउनहिल होगा। यू कैन लुक हियर कि पहले इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है और फिर इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है, ये अपहिल देन डाउनहिल। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन ऊपर गया और उसके बाद कहाँ आ गया, डाउनहिल आ गया, तो ये भी अपहिल हुआ और डाउनहिल हो गया। ये हुआ विथ रेस्पेक्ट टू एनर्जी, ये हुआ विथ रेस्पेक्ट टू एनर्जी। और अगर मैं रेडॉक्स पोटेंशियल की बात करूँ तो वो हमेशा डाउनहिल ही होगा। अब जरा मैं जेड स्कीम की बात करता हूँ। अगर मैं इसको जेड स्कीम नाम देता हूँ और हमारी एनसीईआरटी जो कहती है अबाउट जेड स्कीम, अगर मैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को दे आर अरेंज्ड विथ रिस्पेक्ट टू देयर रेडॉक्स पोटेंशियल, अगर वो अपने रेडॉक्स पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में अरेंज कर दिए जाते हैं तो दे विल फॉर्म अ जिग-जैग शेप, और उसी को हम कहते हैं जेड स्कीम। जितने भी इलेक्ट्रॉन के कैरियर्स हैं अगर हम उनको जिग-जैग शेप में ले आते हैं तो वो जेड स्कीम कहलाता है। दिस इज हाउ। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ लिया कि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट है वो नॉन साइक्लिक क्यों कहला रहा है। अब अगर ये हम देखें कि नॉन साइक्लिक क्यों कहलाएगा तो इट मीन्स यहाँ पे दोनों फोल्ड सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं, एंड यू कैन सी कि हमने इसको नॉन साइक्लिक क्यों बोला। आप यहाँ पे देखोगे कि इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PS2, ये हो गया हमारा PS2 का इलेक्ट्रॉन जाता है PS1 के पास, एंड PS1 का इलेक्ट्रॉन चला जाता है NADP+ के बाद। नीदर इलेक्ट्रॉन रिवर्स बैक, इसलिए इसको हम कहते हैं नॉन साइक्लिक ETS या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब हम यहाँ पे देखेंगे फोटोलिसिस ऑफ वाटर एंड वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स एंड वाटर splitting complex. Water splitting complex is also called as oxygen evolving complex. And इसकी जो लोकेशन होती है टुवर्ड्स लुमेन साइड ऑफ द थाइलोमेट। अब ये एक कॉम्प्लेक्स है जो एसोसिएटेड है PS2 के साथ, ये हो गया P680, और इसी से जुड़ा हुआ है हमारा एक कॉम्प्लेक्स जिसको हमने ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स या वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स बोला है। एंड यहाँ पे प्रेजेंट है देयर इज 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर।
इस 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की स्प्लिटिंग होगी, 4 इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1 जाएंगे हमारे रिएक्शन सेंटर को और ये रिलीज हो गए 4 प्रोटॉन्स। दीज आर 4 प्रोटॉन्स प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन यहाँ रिलीज हो गई। एंड आउट ऑफ एनसीईआरटी अगर हम जानते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ मेटल आयंस की जरूरत होगी, Mn2 प्लस, Ca2 प्लस, Cl माइनस। अदर देन एनसीईआरटी ये हम पढ़ेंगे, इन तीनों मेटल आयंस की यहाँ पे जरूरत होगी। अब एनसीईआरटी में इस रिएक्शन को 2 जगह पे 2 अलग अलग तरीके से दिखाया। एट वन प्लेस इट इज रिटन कि जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं दे विल कन्वर्ट इनटू 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 प्रोटॉन्स एंड देयर इज द एटॉमिक ऑक्सीजन रिलीज। तो स्टूडेंट्स ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बोला है, कभी भी एटॉमिक ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है, इट्स अ वेरी रेयर, हमेशा मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन ही रिलीज। तो फर्स्ट रिएक्शन इज करेक्ट, सेकंड रिएक्शन एनसीईआरटी ने हमें सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए बताया है। नाउ स्टूडेंट्स मैं आपको फिर से वही बात दोबारा से बता रहा हूँ कि जो मेजॉरिटी ऑफ इंडियन ऑथर्स या इंडियन टीचर्स अब तक आपको समझाते आए हैं, इनफैक्ट आई एम फ्रॉम कोटा एंड आई नो कि कोटा में भी यही पढ़ाया जाता है, वो ये बताया जाता है कि जब भी वाटर के मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होगी, क्या बताया जाता है कि 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स लिए गए एंड 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स लेंगे तो जब यहाँ पे स्प्लिटिंग होगी तो यहाँ पे 4 OH माइनस प्लस 4H प्लस बन जाएगा, 4 प्रोटॉन रिलीज हो गया। अब ये जो 4 OH माइनस है इसमें से 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे प्लस 4 इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये कंप्लीटली गलत है, दिस इज नॉट अ फोटोलिसिस ऑफ वाटर, इसको आप इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर बोलोगे। दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ये वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस है और ये कहाँ चलती है, ये चलती है हमारे सबमरीन में जिसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है। इट इज इम्पॉसिबल, ऐसा कभी भी फोटोसिंथेसिस में नहीं होता, ये टीचर्स का लैक ऑफ नॉलेज कहलाएगा। उन टीचर्स ने केमिस्ट्री के टीचर से बैठ के बात किया होगा और उन केमिस्ट्री के टीचर्स ने बराबर से बैलेंस रिएक्शन बताया हो, बट रियलिटी इज कंप्लीटली डिफरेंट। अगर मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स लिए गए और उसमें से 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स बच गए और 2 ही वाटर के मॉलिक्यूल्स यूटिलाइज हुए जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन बन गया प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रिलीज हो गई, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी। अब यहाँ पे रिएक्शन देखो, हमें अगर मैं यहाँ पे सिंपली फोटोसिंथेसिस के इक्वेशन को लिखता हूँ कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज CH2O। यहाँ पे CO2 रिड्यूज हो गई क्योंकि उसके साथ हाइड्रोजन का एटम जुड़ गया, प्लस यहाँ पे क्या रिलीज हो गई, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को रिलीज कराने के लिए यू नो कि दैट रिलीज्ड ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर नॉट फ्रॉम CO2। इस ऑक्सीजन में कितने एटम ऑफ ऑक्सीजन है, देयर आर 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ये 2 एटम्स हैं। इस वाटर से ही अगर ऑक्सीजन आ रही है तो इसके पास कितने एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हैं, सिंगल ऑक्सीजन का एटम है। तो जब सिंगल ऑक्सीजन का एटम है तो 2 एटम कैसे रिलीज होंगे, इट मीन्स कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में जो रेशो लिया गया है इट शुड बी लाइक CO2 प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। नाउ अब यहाँ से हाइड्रोजन के एटम्स रिलीज हो गए CH2O प्लस एक वाटर के मॉलिक्यूल बन जाएगा एंड यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज होगी। हमने 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स लिए तो एक ऑक्सीजन रिलीज हो गई और एक वाटर बन गई। ऊपर की रिएक्शन में हमने 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं, 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स में
4 एटॉमिक ऑक्सीजन है। अब ये 4 एटॉमिक ऑक्सीजन में से एक तो 2 एटॉमिक ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में रिलीज हो रही है और 2 एटॉमिक ऑक्सीजन हमने दिखा दिया कि वाटर के फॉर्म में बच रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। आगे मैं धीरे-धीरे आपको वो भी समझा दूँगा कि कैसे पॉसिबल नहीं है। अब इसको देखते हैं। इस रिएक्शन को मैं स्प्लिट करता हूँ टू मेक यू अंडरस्टैंड। अगर मैं यहाँ पे CO2 को लिखूँ, दिस इज कॉल्ड एज CO2, तो व्हाई नॉट मैं इसको कार्बन प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन दिखा देता हूँ। 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो मैं यहाँ पे 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स ले लेता हूँ। ये हो गए मेरे 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स, 2H2O, 4 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, तो इसको मैंने ले लिया 2 हाइड्रोजन के एटम प्लस 2 हाइड्रोजन के एटम्स एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो ऑक्सीजन है वो भी 2 है। नाउ द प्रोडक्ट, सबसे पहला प्रोडक्ट जो बनता है CH2, दिस इज कॉल्ड एज शुगर, ये हो गई CH2। उसके बाद यहाँ पे बन रही है सिंथेटिक वाटर, दिस इज अ सिंथेटिक वाटर। आप देखोगे कि इस वाटर को बनाने के लिए सिर्फ वाटर का कंट्रीब्यूशन नहीं है बल्कि CO2 का भी कंट्रीब्यूशन है। और ये जो 2 एटॉमिक ऑक्सीजन है इसको हमने लिख दिया मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के फॉर्म में। इट मीन्स कि जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं सब के सब यूटिलाइज हो रहे हैं और उस वाटर का जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ ऑक्सीजन बनाने में नहीं है बल्कि वाटर और कार्बोहाइड्रेट बनाने में भी है। और अगर शुगर बनाने में भी वो वाटर यूज हो रही है तो उससे 2 वाटर नहीं बचने वाली, क्योंकि जो वाटर यहाँ बन रही है वो सिंथेटिक वाटर है। एंड दिस इज द केस कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6CO2 प्लस 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये मैंने लिख दिया 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, दिस वन इज C6H12O6 plus 6 molecules of water plus 6 oxygen. Let me split it to make you understand. ये जो 6 CO2 के मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे मैंने लिखा 6 कार्बन प्लस 6 ऑक्सीजन प्लस 6 ऑक्सीजन। 12 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया 12 हाइड्रोजन प्लस 12 हाइड्रोजन प्लस 12 oxygen. Now, the product is C6H12O6. तो यहाँ पे बन गया C6H12O6 प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब देखो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल बनी है ये सिर्फ इसी वाटर से नहीं है कि 12 यूज हुए थे तो 6 बच गए, बल्कि ये जो वाटर की मॉलिक्यूल बन रही है इसमें कंट्रीब्यूशन CO2 का भी है। और यहाँ पर 12 एटॉमिक ऑक्सीजन है दैट विल कन्वर्ट इनटू 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो वो थियरी जो टीचर्स की है वो कम्प्लीटली डिसप्रूव्ड है एंड दैट टीचर शुड आल्सो नो, उनको भी ये समझ में आ रहा होगा कि हाउ डज दिस मेटाबॉलिक वाटर फॉर्म। अब अगर यहाँ पे इस रिएक्शन को मैं लिखता हूँ कि दिस इज कॉल्ड एज 6CO2 प्लस, अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और यहाँ पे मैं लिखता हूँ C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन। ऐसे भी कुछ टीचर्स को मैंने देखा है कि दे आर टीचिंग, अगर यहाँ पे 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स लोगे और यहाँ पर 6 ऑक्सीजन रिलीज हो रही है तो एक बात तो कंफर्म है, रेडियो एक्टिव का O18 को यूज करके ये तो कंफर्म कर दिया गया है कि रिलीज होने वाली ऑक्सीजन हमेशा वाटर से आती है। तो यहाँ पे अगर वाटर को हमने लिया 6 मॉलिक्यूल्स,
इस वाटर में 6 एटॉमिक ऑक्सीजन ही हैं और इस ऑक्सीजन में 12 एटॉमिक ऑक्सीजन है। इट इज पॉसिबल, कैसे हुआ ये कि 6 वाटर को लेकर आप 6 ऑक्सीजन रिलीज करा दो। वी बेटर नो कि CO2 का रिलीज होने वाले ऑक्सीजन में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, दिस वन इज फोटोलिसिस ऑफ वाटर। हमने अभी नॉन साइक्लिक ETS को फिनिश किया है एंड विद इन दैट नॉन साइक्लिक ETS हमने स्प्लिटिंग ऑफ वाटर को समझा है। अभी इसके बाद हम NADPH के फॉर्मेशन को समझेंगे कि वन वाटर मॉलिक्यूल मिलके कितना NADPH बनाते हैं, कितने बार साइकिल चलती है। थोड़ा सा ट्रिकी है बट आई विल मेक यू क्वाइट ईजी तरह से मैं आपको समझा। देन ओनली हम केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस को डिस्कस करेंगे वंस वी गेट कंफर्म कि दोनों ETS हमारा नॉन साइक्लिक अभी खत्म हुआ है। इसके बाद हम साइक्लिक डिस्कस करेंगे, साइक्लिक के बाद हम केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस डिस्कस करेंगे।